नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे और इसमें हम लोग रक्त पित्त चिकित्सा ये देखेंगे। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया तीसरा चौथा नंबर का श्लोक। आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है सर, बहुत अच्छे से आ रही जी है। जी, तीसरा और चौथा सूत्र पढ़ देता हूँ। ज्ञात्वा निदान मयनम मलावनुल बलो बलम देश कालाद्यवस्थाम च रक्तपित्ते प्रयोजयेत लंघनम बृंगणम यादौ शोधनम समनम तथा। रक्तपित्त में निदान जो है स्थान, मल, अनुबल जो बल है, शक्ति है, देश शारीर और भूमि देश, काल नित्यक है या आवश्यक है। इन शब्द से अग्नि, आहार, सत्व, सात में आदि तथा अवस्था को जानकर लंघन या रिंगण, शोधन या समन प्रारंभ में करना चाहिए। वक्तव्य में लिखते हैं, निदान बृंगणोत्तेजन्य रक्तपित्त में लंघन, लंघन जन्य में बृंगण, निदान का परित्याग करना। यथा यत् किंचित रक्तपित्तस्य निदानम तच्च वर्जयेत्। अयन का अर्थ ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में लंघन, अधोगामी रक्तपित्त में बृंघण अथवा ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में तर्पण पहले देना चाहिए। गले में जमा हुआ ग्रथित कफ युक्त पिच्छल रक्तस्राव हो तो कमललाल के क्षार को मधु घृत के साथ चाटें। अनुबल में मल, कफ में लंघन, वात में बृंघण अथवा रक्तपित्त नच्छेना वातुलवणे पय युजया क्षयामः। बल संपूर्ण बल में लंघन, अल्प बल में बृंघण अथवा यथास्वम मंथ पेयादि प्रयोज्यो रक्षता बलम। देश आनुप देश में लंघन, जांगल में बृंघण। रोगी की दृष्टि से मुख से रक्तस्राव होने पर एक औषध का प्रयोग, नासा से रक्तस्राव होने पर दूसरी औषध, यथा नासा प्रवृत्ते जलम आसु देयम स शर्करः। इसी प्रकार गुदमार्ग के रक्तस्राव में एक चिकित्सा, मेढग्रत रक्तपित्त में दूसरी चिकित्सा, काल में विसर्ग काल में लंघन, आदाल में बृंघण, आदि शब्द से यौवन में लंघन, वृद्धावस्था में बृंघण, अवस्था ज्ञान में अपक्वावस्था में लंघन, पक्वावस्था में बृंघण, आदि शब्द से लंघन के पीछे बृंघण, बृंघण के पीछे लंघन, पहले शोधन फिर समन चिकित्सा करें। ये तो बहुत ही लंबा और बहुत ही बढ़िया इसकी व्याख्याएं हो सकती है वैद्य जी। जी इसमें एक बार हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर हम आगे टीका पढ़ेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि रक्तपित्त का निदान देखना है हमें कि क्यों रक्तपित्त हुआ है। तो हेतु अगर हम लोग देखते हैं कारण, तो ऐसा आहार विहार का सेवन हुआ है क्या, जैसे रात्रि जागरण हुआ है, धूप में बहुत ज्यादा घूमे हैं क्या, उसकी वजह से रक्तपित्त हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा सरसों के तेल में गरम मसाले ऐसा सेवन हुआ है क्या। तो हम हेतु देखते हैं। फिर स्थान देखते हैं, जो लोग रेगिस्तान में हैं और धूप में घूम रहे हैं, या राजस्थान में है या दुबई में, वहां गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, तो वो स्थान देखना है। फिर उसके बाद में मल, वात का अनुबंध है कि कफ का अनुबंध है, ये देखना है हमें। अगर वो कफज वाला है तो ऊर्ध्वक होगा, अगर नीचे वाला है तो अधोक होगा, वो देखना है। फिर अनुबल बल, शक्ति कितना है पेशेंट में, वो देखना है। और शारीर और भूमि देश, देश हम देखेंगे तो शरीर कैसा है उसका, बॉडी,
वो देखना पड़ेगा। और भूमि देश कैसे है, तो आनुप देश है, जांगल देश है, सम देश है। और काल देखेंगे तो नित्य है कि अवस्थिक है। इस आदि शब्द से सब अग्नि देखते हैं हम पेशेंट का। ज्यादातर रक्त पित्त में भी अग्नि मंदता यह हमें सिम्टम दिखता है, जो क्योंकि रक्तवत स्रोत का अवरोध होता है वहां पे। तो मतलब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, अग्नि मंदता है। और आगे चिकित्सा में देखेंगे ना, तो उसमें बोला है तर्पण, लंघन, लंघन बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ना वहां पे आम जनित वहां पे हेतु रहता है। तो अग्नि देखना है, आहार देखना है, सत्व देखना है, माइंड कैसे है उसका, प्रवर सत्व, अवर सत्व, मध्य सत्व कैसा है। साथ में देखना है कि उसके लिए क्या सुटेबल है, क्या नहीं सुटेबल है, क्या उसको मतलब कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, या कोई भी चीज लेने से उसको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अवस्था देखना है, अवस्था बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और व्याधि की अवस्था। व्याधि की अवस्था है कि शुरुआत है कि मतलब तरुण है कि जीर्णावस्था है, वो हमें देखना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें लंघन करना है, बृहण करना है, शोधन करना है, शमन करना है। ये 4 ऑप्शन है। फिर नीचे वक्तव्य में बता रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा बृहण वाला रक्तपित्त है, मतलब संतर्पण जन्य रक्तपित्त है, तो लंघन कराना चाहिए, क्योंकि वहां पे आम के लक्षण है, वहां पे स्त्रोतोरोध है। और लंघन जन्य अगर है, किसी ने बहुत ज्यादा लंघन कर लिया और धूप में भी घूमे हैं, तो उसमें बृहण देना बहुत जरूरी है। निदान का परिवर्जन करना जरूरी है। यद किंचित रक्तपित्त निदान तच वर्जित, मतलब जो भी तरह का रक्तपित्त है, इसमें निदान का वर्जन करना बहुत जरूरी है। फिर ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में लंघन कराना है, अधोगामी में वायु का अनुबंध रहता है, इसलिए बृहण कराना है। और आप लोग गायनिक प्रैक्टिस में भी आप लोग देखते होंगे कि जब बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहा है, तो बहुत ज्यादा रक्त का क्षय हो जाता है, कभी कभी HB4-5 तक भी हो जाता है। तो वहां पे हमें बृहण देना पड़ता है, लंघन नहीं करना है, बृहण करना है। और ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में तर्पण पहले देना है। ये और यहाँ पे तर्पण का भी बहुत ज्यादा महत्व है, आगे आएगा। गले में जब जमा हुआ ग्रथित कफ है तो, और पिछल रक्तस्राव हो रहा है, तो कमल नाल को जला के उसका जो क्षार रहेगा, वो मधु घृत के साथ चाटने के लिए बोला है। अगर अनुबल मल है, कफ, तो कफ का अनुबंध है तो लंघन, बाद में बृहण। अथवा रक्त पित्तम न छेद शाम्य तत्र बातुल बने पया, मतलब रक्त पित्त जब ठीक नहीं हो रहा है और वातकुल बनता है, तो उसमें शीर पाकिया दूध पीने के लिए बोला है। युंज्यात शागम, शागम का मतलब है कि बकरी का दूध, वो ज्यादा वहां पे बृहण करता है, बल देता है। बल में संपूर्ण बल में लंघन करना है, अल्प बल में बृहण करना है। या फिर बोल रहे हैं कि यथा स्व मंथ पे आदि प्रयोजितो रक्षताम बलम, मतलब जैसा जैसा कंडीशन है वैसे वैसे मंथ का प्रयोग करना है। खरजूर आदि मंथ हो गया, या फिर ऐसे मेडिसिन डाल के, वो भी शीत वीर्यात्मक मधुर मधुर रसात्मक डाल के, और उसको मंथ के, मथनी से मथ के, और वो मंथ देते हैं। या फिर पेया आदि का प्रयोग करते हैं, पेया, गिलेपी, युष, यवागु, ये सब मासरस। और देश अगर देखते हैं तो आनुप देश में लंघन करना है, जांगल देश में बृहण करना है। रक्त की दृष्टि से मुख में स्त्राव होने पर एक औषध देना है, नासा स्राव होने पे दूसरा दवाई देना है। अब जैसे कि इंटरनल मुंह से रक्त स्राव हो रहे हैं तो हम लोग वासाघृत वगैरह खिलाएंगे। नाकी नासिका से हो रहे तो दुर्वाघृत, बर्फ का पानी, दुर्वाघृत, वासाघृत, ये ऐसे अलग अलग दवाइयां दे सकते हैं। इन्होंने ये बोला है कि नासा प्रवृत्ति जलमाशु देयम स शर्करम, अगर नासा से प्रवृत्त अगर हो रहा है तो चीनी वाला ठंडा पानी, इसका नस्य देना चाहिए। गुद के मार्ग से रक्तस्राव हो रहा है तो एक चिकित्सा देना है, मेड्र में हो रहा है तो दूसरी चिकित्सा देना है। सभी चिकित्सा एक ही काम नहीं आएगी सब में, सब में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से और स्थान के हिसाब से चेंज हो जाती है चिकित्सा। फिर बोल रहे हैं कि विसर्ग काल है तो हमें लंघन करना है, आदान काल है तो बृहण देना है। और यौवन में लंघन देना है, वृद्धावस्था में बृहण देना है। वृद्धावस्था में हम लोग लंघन कराएंगे तो वायु का प्रकोप हो जाएगा। युवावस्था में शारीरिक बल अच्छा रहता है, आम ज्यादा रहता है, तो लंघन कराना चाहिए। अवस्था ज्ञान में अपक्वावस्था है तो लंघन, पक्वावस्था है तो बृहण। आदि शब्द से लंघन के पीछे बृहण, बृहण के पीछे लंघन, फिर शोधन और शमन, ऐसी चिकित्सा करना है। अभी हम टीका लाते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सबसे इंटेलिजेंट है यहाँ पर? मुझे तो सब लगते हैं, लेकिन संस्कृत कौन पढ़ना चाहता है? बोलिए बोलिए, आप लोग इतने अच्छे जी लोग हैं। सर। आप पढ़ेंगी? जी सर। ठीक है, आप पढ़िए। जी सर। निदानादि ज्ञात्वा अनन्तरं रक्तपित्ते
उद्भगे अधोगे वा आदौ प्रथमत एवं लंघनं प्रयोजेत अथवा बृहणम अथवा शोधनम शमनम वा। हाँ रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि निदान आदि ज्ञानानंतरम ज्ञात्वानंतरम रक्तपित्ते, हमें निदान पता चल गया कि क्या हेतु से रक्तपित्त हुआ है। उसके बाद में हमें ऊर्ध्वग है कि अधोग है, ये एक कंडीशन पता चल गया। आदो प्रथमत एवं लंघनम प्रयोजित, मतलब सबसे पहले हमें लंघन का प्रयोग करना है, अथवा बृहणम या फिर बृहण करना है, अथवा शोधनम शमनम वा, ऐसा हमें ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तत्र निदानं तीक्ष्ण उष्ण कटु अम्लादि सेवनं तत् ज्ञानं हि तन्निदान वर्जन उपयुक्ते। हाँ, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि तत्र निदानम, ऐसे निदान हमें पता चला कि तीक्ष्ण मतलब बहुत ज्यादा ऐसे दवाएं ऐसे आहार खा रहे हैं जो बहुत ज्यादा गर्म मसाले वाली चीजें हैं, या फिर हम लोग कोई सरसों का सेवन कर रहे हैं, वो तीक्ष्ण होता है बहुत ज्यादा। बहुत सारे द्रव्य रक्तपित्त के निदान में चरक संहिता में बताएं, तो वो तीक्ष्ण द्रव्य का सेवन कर रहे हैं। उष्ण वीर्यात्मक और गरम गरम चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं। कटु रस के द्रव्य बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अम्ल रस जैसे कि टोमेटो सॉस, चिली सॉस, जो सॉसेस रहते हैं ना, विनेगर, तो ये सब का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। एतज ज्ञानम ही तद निदान वर्जनम उपयुज्यते, ये सब का ज्ञान करके उस तरह के निदान का वर्जन करना बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम ऐसा बताएं। तथा च वक्ष्यति यत् किंचित् रक्तपित्तस्य निदानं तच्च वर्जयेत्। हाँ, जो भी रक्तपित्त का निदान है, यत् किंचित रक्तपित्तस्य निदानम तच्च वर्जयेत्, जो भी रक्तपित्त का निदान है उन सबका वर्जन करना है, मतलब हम उन्हें बंद कर देना है। सबसे पहले वही निदान परिवर्जन होना चाहिए। इति अयनम ऊर्ध्व अधो लक्षणम ज्ञात्वा तथा च वक्ष्यति। श्लोक नंबर 8 उद्भगे तर्पणम योज्यम प्राक इति। इसका मतलब यह है कि हमें ऊर्ध्व और अधो लक्षण जानने के बाद तथा च वक्ष्यति, उसके बाद बताया श्लोक नंबर 8वें में कि ऊर्ध्वगे तर्पणम योज्यम प्राक इति। ऊर्ध्वग रक्तपित्त है तो उसमें हमें कभी भी पेया नहीं देना है, ये वागु नहीं देना है, हमें तर्पण देना है। ये बात याद रखें, तर्पण देने से क्या होगा कि वहां पे कफ का भी शमन होगा और वहां पे हमें मतलब थोड़ा सा तर्पण मतलब पोषण हो जाएगा। जी आगे पढ़िए। वैजी रिपीट कर दीजिए वैजी प्लीज। सॉरी क्या? वैजी रिपीट कर दीजिए। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त दोबारा बता दीजिए वैजी। ऊर्ध्वक रक्तपित्त जो रहता है ना, उसमें अगर आपने यवागु दे दिया, यवागु, तो वो ना कफ को और बढ़ा देता है। तो वहां पे कभी भी ऊर्ध्वक रक्तपित्त में यवागु कल्पना नहीं बोला है, पेया कल्पना नहीं बोला है, वहां पे तर्पण बोला है। तर्पण भी कौन सा? तो फ्रूट जूसेस का, जैसे कि आपने फालसा का दे दिया या फिर खजूर का दे दिया, ऐसे शरबत टाइप देना है ऊर्ध्वक रक्तपित्त में। जी थैंक यू वैजी। आगे पढ़िए। तथा रक्ते तथा 45 रक्ते सपिक्षे सकफे ग्रथिते कंठमार्गे लिहान्यमाक्षी माक्षिक सर्पिभ्यां क्षारम क्षारम उत्पलान्नजम इति। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि रक्ते सपिच्छे सकफे ग्रथिते कंठ मार्ग के, मतलब जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है उसमें रक्त कैसा आ रहा है? तो पिछलता है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे चिपचिपापन है। सकफे कफ युक्त ऐसा रक्त निकल रहा है। ग्रथित है मतलब उसमें क्लॉट है, ऐसा ब्लड आ रहा है। कंठ मार्ग के, कंठ मार्ग से निकलता है। तब हमें क्या करना है, क्योंकि ग्रथित है वहां पे, रक्त भी क्लॉट हो गया है वहां पे, कफ के साथ आ रहा है, पिछिल भी आ रहा है रक्त। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने देखा है इसलिए मुझे मालूम है। तो इसमें क्या करना है, लिहान माक्षिक सर्पिभ्याम शारमुत्पला नालजम, मतलब उत्पल नालजम मतलब कमल नाल का शार जो रहता है, कमल नाल को जला के जो राख बनती है वो लेना है शार। उसको किसके साथ लेना है? तो माक्षिक मतलब मधु और सर्पी, मतलब विषम मात्रा में मधु और सर्पी के साथ उसको चाटना है। लिहान मतलब चाटना है, तो फिर फायदा हो जाता है। ये शार जो है ना, आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, शार जो है वो शरण करता है और वो कफ जो ग्रथित है वहां पे जमा हुआ है उसको क्लींजिंग कर देता है। जी तथा श्लोक नंबर क्या क्या? सॉरी वैजी, घी क्यों मतलब ऐड किया उन्होंने?
घी से सॉफ्टनेस आएगा और जो हीलिंग पावर रहती है मधु और घी, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जो सर्जरी भी बताई है बहुत जगह, अपने वाघवट में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहां सर्जरी बताई है तो मधु और घी उसका लेप लगाने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि जो बड़ा चीटा होता है ना, के आगे के जो वो रहते हैं वो निकाल के उसे स्टेपलिंग किया जाता था पहले, और उसके बाद में मधु और घी लगाना, वो एक बेस्ट एंटीबायोटिक होता है, हीलिंग करता है मधु और घी। और चरक संहिता में तो बताया है कि कबूतर का जो वीट होता है उसको मधु घी के साथ लेना है, उसमें बहुत अच्छा पावर रहता है, ये एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी रहती है। जी आकांक्षा मैम आप आगे पढ़िए, जी, बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज। तथा श्लोक नंबर 47 गुदागमे विशेषेण शोणिते बस्ति दृश्यते इत्यादि तथा पित्ताख्यस्य मलस्यात्र भूतात्वं सामर्थ्यात् मलो वातकफाख्यो अनुबलो ज्ञात्वा चिकित्सा विशेषं प्रयोजयेत्। अब इन्होंने बोला है श्लोक नंबर 47 में आएगा, उसका रेफरेंस यहाँ पे ये अरुंधत जी ने सर्वांग सुंदर व्याख्या में बोला है कि गुदा आगमे विशेषेण शोणिते बस्ति रिष्यते। अगर गुदा मार्ग से ब्लड आ रहा है, अधोग रक्तपित्त है, तो वहां पर हमें पिच्छा बस्ती मतलब मोचरस सिद्ध बस्ती दे दिया, जो जिसमें हम लोग शालमली का निर्यास रहता है मोचरस, वह डाल के दूध में पका के और उसका बस्ती देते हैं थोड़ा घी डाल के, तो वो गुदागमे विशेषण सुनिदे बस्ती रिष्यते, ऐसे बस्ती से उसको रोकना है, और वो भी पिच्छा बस्ती रहती है, उसका स्पेशलिटी रहता है। तथा पित्ताकस्य मलस्यात्र मूलभूतत्वात् सामर्थ्यात् मलो वातकफाख्यो। अब इसमें पित्त का तो इन्वॉल्वमेंट है ही, सबसे पहले ये रक्त पित्त तो पित्त का ही है, लेकिन इसमें मल रूपी क्या है, तो उसमें जो सामर्थ्यात् मलो जो मल का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे वात और कफ ये मल रूप में बताया, तो अनुबलो ज्ञातवा, उसमें क्या चीज का अनुबल है, अनुबंध है, उसके हिसाब से बल है, ज्ञातवा चिकित्सा विशेष प्रयोजित, उस हिसाब से चिकित्सा विशेष रूप से हमें प्रयोजन करना है, मतलब प्रयोग करना है। रक्त पित्त में जो भी मार्ग है, जैसे कि दूध हो, मेढ्र हो, योनि हो, जहां से भी रक्त पित्त है तो भी ये पिच्छा बस्ती काम करेगा। हाँ, लेकिन ज्यादातर देखिए जैसे रक्त प्रवाहिका रहती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, उसमें पिच्छा बस्ती से तो बहुत जल्दी हीलिंग होता है। अधोग रक्तपित्त में अगर योनि मार्ग से निकल रहे हैं तो वहां तो हम लोग ये देते हैं ना, पुष्यानुक चूर्ण और तंडुलोदक, ये सब देते हैं। पिच्छा बस्ती का डायरेक्ट कैसे इफेक्ट उतना तो नहीं हमें पता है, लेकिन वहां पे नागकेशर चूर्ण हो गया या फिर पुष्यानुक चूर्ण तंडुलोदक के साथ देते हैं जी, और वहां पे हम लोग वमन कराते हैं। जी, आशा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, ये जो आप बात कर रहे थे ना, तो इसमें हम सद्य वमन जो करवाते हैं ना, उसका काफी अच्छा रोल रहेगा ना शायद, क्योंकि हाँ जो सेंधव लवण और कोई भी दोषानुसार घृत या तेल का उसके अंदर संयोजन करके अगर वमन करवा जाए तो उद्योग रक्त पित्त में काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब पित्त या कफ जिसका भी अनुबंध हुआ, उद्योग नहीं, अधोग में। हाँ जी सर, सॉरी मैं थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो अधोग रक्तपित्त में वायु का या पित्त का जिस दोष का भी प्रकोप होगा उसका अनुलोमन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ना वो डायग्नोसिस होना परफेक्ट होना चाहिए कि प्रदर रोग है कि अधोग रक्तपित्त है कि रक्तातिसार है, क्या है वो देखना पड़ता है। जी सर। ठीक है, आगे पढ़िए। आकांक्षा मैम आप कितनी अच्छी हैं, कितना अच्छे से पढ़ती हैं। तथा च वक्ष्यति श्लोक नंबर 56 रक्तपित्तम च इच्छाम्ये तत्र वातोलबले पयः युञ्जात् छागम इत्यादि तथे बलम ज्ञात्वा। सर आगे पढ़ूं क्या? रुकिए, इसमें बोल रहे हैं रक्त पित्त न क्षमेत चेत क्षामेत तत्र, मतलब चेत शाम्यत तत्र, ऐसा है, चेत आधा चेत शाम्यत, श का छ बना है, इसमें कौन सी संधि है वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो नहीं है, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर भी हमें इसमें,
बहुत सारे अभी सूत्र में, अभी जो सिलेबस है ना उसमें बहुत सारे सूत्र निकाल दिए संस्कृत में। चेत शामित, तो श का छ बनता है। रक्त पित्त न चेत शामित तत्र वातोल बने पया। रक्त पित्त जो है इन सब से भी नहीं अगर ठीक हो रहा है तो यहाँ पे ब्रिहण करने के लिए और वात की उल्बणता बहुत ज्यादा है, तब हमें दूध का सेवन कराना है और उसमें युंजा शागम मतलब बकरी का दूध ये पिलाने के लिए बोला है इत्यादि। तथा बलम ज्ञात्वा, हमें बल को ध्यान में रखते हुए उसको जानकर और तब हमें ये देना है। आगे पढ़िए। ये तो वक्ष्यति श्लोक नंबर 13 यथा स्वम मंद पेयादि प्रयोज्यो रक्षता बलम इति। जी अच्छा, आप बुक लेके बैठी हैं, ऐसा पता चल रहा है कि आप बुक लेके बैठी हैं। इसमें बोल रहे हैं कि मंथ पेयादि प्रयोजितो रक्षता बलम, मतलब जैसा जैसा कंडीशन रहता है तो वहां पे मंथ देना है या पेया देना है, हमें बल की रक्षा करना है। ऊर्ध्वग में हम लोग पेया या वागु नहीं देते हैं, वहां पे मंथ कल्पना देते हैं। अधोग में हम लोग पेया देते हैं। ठीक है, आगे। देशो विविधः शारीरो भूमि देशस्य तत्र देश दो टाइप, हाँ देश दो टाइप का बताया। एक शारीर देश है, हमारा बॉडी है, और एक भूमि देश है, जैसे कि आनुप देश है, जांगल देश है, सम देश है, उस हिसाब से चिकित्सा बदलती है। आगे पढ़िए। तत्र शारीरो मुख नासाद्य वै अवयव रूपः उद्भगे हि रक्तपित्ते सत्यापि नासा प्रवृत्ते विशेषेण अन्य औषधम अन्य प्रवृत्ते अन्यतः। रुकिए, अन्यथा नहीं है, अन्यत। इसमें ऐसा, हाँ अन्यत ऐसे रुक जाना चाहिए, अन्यत। इसमें बोल रहे हैं कि तत्र शारीरो मुख नासादि आदि अवयव रूप, ई का द्या बना है तो यहाँ पे ई को ही आना चाहिए संधि है। तो बोल रहे हैं तत्र शारीरो मुख नासाद्य अवयव रूप। शारीर अगर हम देखते हैं तो इन्होंने जो बोला देश, शारीर शारीर देश, तो मतलब मुख से नासिका आदि से निकलने वाला है, वो शारीर बता दिया। अब बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वगे ही रक्त पित्ते सत्य अपि नासा प्रवृत्ते, जैसे कि ऊर्ध्व रक्त पित्त है जो नाक से और मुंह से कान से ये सब से जो निकलने वाला है, उसमें विशेषात अन्य औषधम अन्य प्रवृत्ति अन्य, मतलब विशेष रूप से हमें नासिका में कुछ अलग दवाई डालनी है, मुंह में इंटरनल दवाई कुछ और डालनी है। अन्य प्रवृत्ति विशेषण औषधम, ऐसे बोल रहे हैं, अलग अलग दवाइयां देनी है। आगे पढ़िए। तथा अधोगे रक्त पित्ते सत्यापि गुद प्रवृत्ते अन्य औषधम मेध प्रवृत्ते चान्यात्। इसमें बोल रहे हैं कि अधोग रक्त पित्त है तो उसमें गुद्ध से प्रवृत्त होने वाला रक्त में अलग तरह का दवाई देना है, मेढ्र से होने वाले में अलग देना है। तो हमें उस हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सा देना है। आप लोगों ने हिमैचुरिया के पेशेंट देखे होंगे, इसमें ब्लड आता है यूरिन के साथ में, और वो ज्यादातर अधोग रक्तपित्त ही होते हैं। पवन सर आपने देखे हैं पेशेंट ऐसे? प्यारे सर, पवन जी आपने देखे हैं क्या हिमैचुरिया के पेशेंट? पवन जी नहीं है शायद, योगा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट आते हैं तो उसमें अलग दवाइयां रहती है। और गुदा से प्रवृत्त होने वाला, अब गुदा से प्रवृत्त हो रहा है तो वो ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकता है, या फिर उसमें रक्तातिसार भी हो सकता है, या अधोग रक्तपित्त भी हो सकता है। ऐसा डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। आगे पढ़िए। भूमि देशस्य त्रिविधो व्याख्यायतो जंगल आनूप साधारण भेदेन तत्र जंगल अन्य औषध आनूपे अन्य साधारणी चान्यात्। हाँ, अब भूमि देश ऐसा बता रहे हैं तो तीन तरह का ये देश हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर से। जांगल देश होता है, आनुप देश होता है, साधारण देश होता है। जांगलम वात भूयिष्ठम, जो वात का देश रहता है वो जांगल रहता है। अनुपम तू कफोल बड़म, अनुप देश में कफ की बोलता रहते हैं, और साधारण में सम दोष रहते हैं सब जगह। तो ये इस तरह से तीन देश हो गए। फिर बोल रहे हैं कि तत्र जांगले अन्य औषधम अनुपे अन्य साधारण च अन्य। ये बोल रहे हैं कि जांगल देश में कुछ अलग दवाइयां रहती हैं, रक्त पित्त व्याधि वही है लेकिन जांगल देश में अलग दवाइयां हैं। अनुप देश के पेशेंट के लिए अलग दवाइयां हैं,
साधारण देश के लिए अलग दवाइयां हैं। च अन्यत, अन्यत अन्यत मतलब अलग अलग दवाइयां हैं। आगे पढ़िए। कालो मुहूर्तादि शीतोष्ण वर्ष लक्षण अवस्थितस्य। जी, और इसमें बोल रहे हैं कि काल जो रहता है वो मुहूर्त आदि से हम लोग देखते हैं कि एक मुहूर्त, फिर कला, काष्ठा, मुहूर्त, प्रहर, ये सब से हम लोग देखते हैं वो रहता है। और या फिर हम लोग काल देखते हैं तो शीत ऋतु है, ठंडे वाले प्रदेश टाइम है कि उष्ण है, वर्ष लक्षणम, जैसे कि अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा है और अभी का जो दवाई रहेगा वो अलग दवाई रहेगा। जब ठंडी के सीजन में रक्तपित्त होता है वो अलग दवाई रहते हैं। और अवस्थिकश्च, कौन कौन से अवस्था है, एक काल कैसे होता है, नित्यक और आवस्थिक। तो नित्यक मतलब वो नित्यक रहेगा ही, और आवस्थिक मतलब कंडीशन के हिसाब से। तथा च शीते काले अन्यदृशम् औषधम यस्मिन् काले अन्यदृश औषधम रक्तपित्ते। हाँ, अब शीतकाल में अलग दवाइयां रहती हैं, अन्य काल में अन्य दवाई रहते हैं। तथा च शीते काले अन्यादृशम औषधम अन्यस्मिन काले अन्यादृशम औषधम रक्तपित्ते। तो शीतकाल में अलग रहता है, उष्ण काल में अलग रहता है दवाइयां। आगे पढ़िए। आदि ग्रहणेन आगे क्या पढ़ा जाएगा? आदि ग्रहणेन नलाहार सत्व सात्म्य वयः प्रकृति प्रभृतयो गृह्णन्ते। हाँ, अब इसमें आदि शब्द जो बोला है मेन श्लोक में, उसका मतलब यह है कि हमें आदि ग्रहण क्या करना चाहिए, तो आहार रस कैसा बन रहा है वो देखना है, सत्व देखना चाहिए, प्रवर सत्व, मध्यम सत्व, अवर सत्व। साथ में मतलब पेशेंट के लिए क्या साथ में है, कुछ लोगों को नींबू पसंद है साथ में रहता है, किसी को नींबू नहीं साथ में रहता है। उसी तरह से दूध साथ में रहता है, किसी को नहीं रहता है, किसी को गेहूं साथ में रहता है, किसी को नहीं रहता है। तो वह साथ में देखना है। फिर वय देखना है, वय में बाल्यावस्था है क्या, युवावस्था है क्या, वृद्धावस्था है, या फिर प्रकृति देखना है हमें, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, या फिर सम प्रकृति, या वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ। ऐसे प्रकृति के हिसाब से हमें दवाइयों का सिलेक्शन करना पड़ता है। अवस्थां च ज्ञात्वा अवस्थावशात् रक्तपित्तस्य व्यवस्था विशेषेण अन्य औषधं स्यात्। अब अवस्था को भी ज्ञातवा मतलब अवस्था को भी जानकर, अवस्थावशात, अब जैसे कि वो आंसू का रही है क्या, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है क्या, रक्तवाहिनी फट गई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर वो कभी कभी हो रही है, अवस्था वो देखना है हमें। या फिर क्रॉनिक अवस्था में रिकरेंसी है, रिकरेंट हो रहा है वो, उस अवस्था को जानकर रक्तपित्त से ही अवस्था विशेषण, ही अवस्था है अवस्था, मतलब यहाँ पे इको यानी चीज समझिए। तो रक्तपित्त की अवस्था के हिसाब से विशेषण अन्य औषधों से, अन्य अन्य औषधियों का प्रयोग हम लोगों को करना है। अब आयुर्वेद रसायन पढ़ लीजिए। अगर कोई और पढ़ेगा तो बोल दीजिए। कोई और पढ़ना चाहता है क्या? मैं पढ़ूं सर? आप पढ़िए। आयुर्वेद रसायन लंघनीय, बृंहणीय, शोधनीय, समन्य विभागमाह ज्ञात्वेति। अब इसमें बोल रहे हैं कि मतलब ज्ञातवेति जो शब्द बोला है टीका श्लोक में, उसका मतलब यह है कि हमें वो पेशेंट जो है वो लंघनीय है क्या, मतलब संतर्पणोत्थ रक्तपित्त है क्या, या बृहणीय मतलब वो अपतर्पणोत्थ रक्तपित्त है क्या, या शोधनीय है क्या, मतलब इतना ज्यादा दोष उत्क्लेशित हो रहे हैं कि हमें वमन विरेचन ऐसा देना पड़ रहा है क्या, या शमनीय, ज्यादा दोष नहीं बढ़े हैं तो हम शमन से ठीक कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों को डिवाइड करना है पेशेंट को, मतलब लंघनीय है कि बृहणीय है कि शोधनीय है कि शमनीय है, ऐसा विभाग माह ये इन्होंने कहा है। तत्र निदान ज्ञानात् बृंहणोक्ते लंघनोक्ते बृंहण। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि निदान ज्ञानात्, हमें हेतु को समझ के बृहणोत्ते लंघनम मतलब बृहण करने वाले बृहण संतर्पणोत्थ जो रोगी हैं उनको लंघन करना है। लंघनोत्ते बृहणम, जिनका लंघन करने वाले हैं, जो लंघन से हुए हैं पेशेंट, अपतर्पणोत्थ है, उनको बृहण करना है हमें। पेशेंट बहुत ज्यादा क्रुश है, बहुत ज्यादा लंघन किया है, जैसे कि लोग बहुत उपवास कर रहे हैं, अपतर्पण बहुत ज्यादा हुआ है
और उसके बाद में कृश भी बहुत ज्यादा पेशेंट है और हमने उनको लंघन दिया तो वो नुकसान देगा। इसमें वहां पर ब्रीहण करना पड़ता है हमें, और ज्यादातर अधोग रक्तपित्त जो रहता है उसमें हमें ब्रीहण ही देना पड़ता है। आगे पढ़िए। अयन ज्ञानात् ऊर्ध्वगे लंघनम अधोगे ब्रह्मण। हाँ, वही अयन ज्ञानात का मतलब है कि ऊर्ध्वगे लंघनम, मतलब जो कफ वाला ऊपर का अनुबंध है उसमें लंघन देना है, अधोग रक्तपित्त है उसमें ब्रीहण देना है। अनुबल मल ज्ञानात् कफे लंघन पाते। हाँ, अनुबल का हमें देखना है, मल का मतलब है कि वात और कफ, उसको जानकर कफे लंघनम, कफ वाला जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है उसमें लंघन देना है, और जो अधोग रक्तपित्त है वात वाला है उसमें ब्रीहण देना है। बल ज्ञानात् संपूर्ण बले लंघनम अल्पे। हाँ, तो बल का ज्ञान करके संपूर्ण बल कैसा बल है उस हिसाब से हमें लंघनम बल पे थोड़ा सा लंघन देना है, फिर ब्रीहण करना है। देश ज्ञानात् अनुपे लंघन जांगले ब्रह्मण। हाँ, अब देश का भी हमें देखना है कि अनुप देश में है, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडी प्रदेश में रहते हैं वहां पे, तो वहां पे लंघन कर दिया तो पेशेंट बलवान रहता है तो लंघन सहज जाएगा। और जंगल वाले देश में है जैसे रेगिस्तान, जैसे कि राजस्थान वगैरह में है, वहां पे खुद ही इतना ज्यादा वायु का प्रकोप है, वहां पे ब्रीहण चिकित्सा करना है। काल ज्ञानात् विसर्गे लंघनम आदाने ब्रह्मण। अब काल का भी हमें देखना है कि विसर्ग काल है तो वहां पे लंघन करना है, आदान काल है तो ब्रीहण करना है। आदि शब्दात् यौवने लंघन वार्धक्ये बृंहणम इत्यादि। आदि शब्द जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि युवावस्था है क्या, कि मतलब बाल्यावस्था है कि वार्धक्य। तो यहाँ पे दो चीज ही मेन बताई, यौवनावस्था और वार्धक्यावस्था। बच्चों के लिए तो इतना इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो युवावस्था में लंघन बोला है और वृद्धावस्था में ब्रीहण बोला है। और सर जो पीडियाट्रिक केस में सर इसमें पेडियाट्रिक केस में आप लंघन तो नहीं ज्यादा दे सकते ना बच्चों को, बच्चे ब्रह्मण लंघन करेंगे तो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। उसमें हमें शमन चिकित्सा ही ज्यादा देना पड़ता है, उनको शोधन की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इन्होंने लंघन ब्रीहण के लिए स्पेसिफाई किया है। बच्चों को आप उपवास में रखेंगे तो अच्छा नहीं रहता ना। अवस्था ज्ञानात् अपक्वे लंघन पक्वे ब्रह्मण। अगर अपक्वावस्था है, आम दोष बहुत ज्यादा है, तब वहां पे लंघन देना है अवस्था के हिसाब से। अगर पक्वावस्था है, आम दोष पच गया है, और तो फिर वहां पे ब्रीहण चिकित्सा देना है। पूर्व समन शोधन विभागो ज्ञेय आदौ ग्रहणात् लंघनान् लंघनानंतर बृंहण बृंहणानंतर लंघन च कार्य। इसमें बोल रहे हैं कि पूर्वम शमन शोधन विभागो गया, कौन से पेशेंट शमन के योग्य हैं, कौन से शोधन के योग्य हैं, ऐसा हमें विभाग करना है। उसको जान के ये बोल दिया। आगे बोल रहे हैं आदो ग्रहणात्, आदि के ग्रहण से ऐसा बोल रहे हैं कि लंघनानंतरम ब्रीहणम, मतलब लंघन के बाद ब्रीहण करना है, ब्रीहणानंतरम लंघनम च कार्यम, ब्रीहण के बाद हमें लंघन करना है। जैसा कंडीशन, अगर जैसे अधोग रक्तपित्त है, अधोग रक्तपित्त में बहुत ज्यादा वहां पे वायु का प्रकोप है, तो ब्रीहण करके फिर लंघन कराना है हमें, मतलब बल बढ़ाना है, ब्रीहण करना है, फिर लंघन करना है। और जहां पर लंघन कराना है, जैसे कफ वाला है वहां पे आम दोष बहुत ज्यादा है, तो लंघन करा के आम दोष पचा के फिर ब्रीहण करना है। ऐसे अवस्था के हिसाब से हमें चिकित्सा करना है। इस पर अंजना मैम कुछ बोलेंगी? अंजना मैम, आपके पास गायनिक प्रैक्टिस में आते होंगे पेशेंट बहुत ज्यादा। जी सर, बहुत बहुत ही जैसे कि जो आज का टीका पढ़ा गया है रक्तपित्त के बारे में, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सर लगी। जैसे सबसे पहले तो आपने जो हमको बताया कि उस रक्तपित्त में जो है हमको पेय देना है, तो जैसे अभी इस समय द्राक्षा है या फालसा है, तो इस तरह से पित्त शामक भी हो और थोड़ा हल्का सा विरेचन भी हो, उस तरह से हमें देना है, और यबागु नहीं देना है। और हमें वहाँ जो स्पेशली अगर हमें उससे अधोमार्ग से अधोमार्ग में होगा तो वह ग्रहण कर्म करना है, तो वहां पे हमें मंत्र का पेय का इसका जो है प्रयोजन करना है, मंत्र पेय आदि प्रयोज्य रक्षता वालों। इसके अलावा आपने बहुत अच्छे से दूसरा पॉइंट बताया कि जो है तर्पण क्रिया के लिए ही जो है हम इस तरह से पेय वगैरह का यूज करते हैं।
और एक जो जल कुंभी क्षार, एक हम लोग सभी लोग जनरली मेडिसिन यूज करते हैं। यहाँ स्पेशली उन्होंने रक्त पित्त में बताया कि हम जल कुंभी क्षार को यूज कर सकते हैं। और इच्छावस्ती का जो बहुत अच्छा यूज बताया है, और आजाद दूध का बहुत अच्छा यूज बताया है। 3 पॉइंट बहुत अच्छे लगे। आजाद दूध की बात हम लोग वैसे भी करते थे, जैसे कि समटाइम्स जो पेशेंट हमारा डेंगू वगैरह का हो जाता था या उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते थे, तो एक कॉमन सा बना हुआ था कि हमें बकरी का दूध पिलाना है, आजाद दूध पिलाना है। और शास्त्रों की कितना अच्छे से वर्णन बताया है कि अगर दुधा मार्ग से रक्तपित होती है तो अच्छा वस्ती देते हैं, और वैसे रक्तपित हो रहा है तो हमें आजाद दूध को लाभ करेगा। और ये जो एक सैद्धांतिक चिकित्सा व्यवस्था जो अभी आपने पढ़ी आयुर्वेद रसायन वाली, ये बहुत ही स्पेसिफिक थी कि अधोग रक्तपित में हम ग्रहण देंगे और ऊर्ध्व रक्तपित में हम लंघन करेंगे। और इसके बाद उन्होंने 2 बात बताई कि हम अगर बल के हिसाब से देखते हैं तो कफे लंघनम बाते ग्रहण, मतलब अगर कफ की अधिकता है तो लंघन, अर्थात ऊर्ध्व कफ में लंघन करेंगे क्योंकि वहाँ कफ होता ही होता है, और अधोभाग में बात की अधिकता होती है इसलिए वहां ग्रहण करेंगे। देश के आधार पर भी हमने पढ़ा कि आनूप देश होगा क्योंकि आनूप देश में कफ की अधिकता होती है, और जहाँ कफ की अधिकता होती है फिर वहां लंघन करेंगे, और जांगल देश है वहां पे हम ग्रहण करेंगे। विसर्गा दान विक्षेप है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग काल और आदान काल, तो विसर्ग काल में भी कफ की अधिकता बताई, और आदान काल में जो है उन्होंने बताया है कि वहाँ जो है इन कंपेरिजन जो है वो वहाँ वायु अधिक होगी तो वहाँ ग्रहण करेंगे आदान काल में, विसर्ग काल में लंघन करेंगे। और इसके बाद जैसे अभी आप पढ़ रहे थे यौवन काल और बार्धक्य, या तो उसको वार्धक्य काल या जरावस्था में भी हम लोग यही करते हैं कि यौवन लंघनम और वार्धक्य ग्रहणम। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स सब, जैसे कहते हैं ना छोटी छोटी चीजों में पुराने सिद्धांत भी उन्होंने इसमें कहना चाहिए इसको समाहित किया है, और बहुत क्लियर हुआ है इस पिक्चर। जी सर। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। आशा जी, आपने हैंड रेज किया है। अंजना मैम, आपने बहुत ही सुंदर विवरण बताया। इसमें मुझे सिर्फ थोड़ा ये आदान काल और विसर्ग काल का था, तो उस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन? अंजना मैम से चाहती है चर्चा? जी जी सर। एक्चुअली मैम 2 तरह के काल अगर आप देखिए तो बताया ही गया है ना, आदान काल और विसर्ग काल, है ना। तो वैसे ही बताया है विसर्गादान विक्षेप पे सोम सूर्य निलय यथा, जैसे अगर उसमें आप देखेंगे तो विसर्ग काल में उन्होंने वैसे ही बताया कि चंद्रमा जो है वहाँ बहुत, चंद्रमा का आधिक्य रहता है, चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहता है, और जहाँ चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहता है, और वो जो हमारा विसर्ग काल है जो अभी हमारा समय आने वाला है, स्पेशली शरद ऋतु का जो काल माना जाता है, उस समय धन जो कहते हैं ना कि बल का बल मिलता है हमें, हमें जो है बल की अधिकता होती है, कफ की अधिकता होती है, हम कुछ भी खा लेते हैं, हमारी अग्नि भी प्रबल होती है। और आदान काल में उसका ठीक उल्टा होता है कि क्षीणता ज्यादा होती है, क्षयता ज्यादा होती है, अग्नि जो होती है वो हमारी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो विसर्ग लग्न जहाँ पे हमें हमारे पास बल है वही हम लंघन कर सकते हैं, अगर हमारे पास बल नहीं है तो हम लंघन नहीं कर सकते। आदान काल में हम बहुत ही ज्यादा व्रत नहीं रख सकते। देखिए आप अगर ज्यादा ध्यान दीजिए तो अभी जैसे ही विसर्ग काल शुरू होगा हमारे शास्त्रों सनातन धर्म में देखिए सारे व्रत शुरू हो जाते हैं। हम मतलब लगभग जो है सारे व्रत जो है वो हम जाड़ों में ज्यादा व्रत रखते हैं, चाहे वो करक चतुर्थी हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो। अब भाद्र में एक आता है तो भी हमारा विसर्ग काल वहां से जो है वो शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पे कृष्ण इसका गणेश चतुर्थी रखते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से बनाया गया है कि जो विसर्ग काल है में हमारा बल ज्यादा होता है, और जहाँ बल होता है वहीं हम लंघन कर सकते हैं। हमारे पास आदान काल में इस समय हम लोग सब बल से क्षीण है, क्योंकि सारी ऊष्मा जो है वो सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की जो किरणें हैं उन्होंने सारे जलयांश को अपनी तरफ खींच लिया है, और रुक्षता बहुत ज्यादा है, वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित हो रहा है। इसीलिए इस समय बल सभी का सारे पूरा कहना चाहिए ना कि हम तो कहते हैं ना कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में है। तो सभी प्राणी मात्र से लेकर संपूर्ण संसार का बल इस समय क्षीण है, क्योंकि हमारे सूर्य देवता इस समय प्रबल जो है अपने बल पर है, और वो सारा जलयांश खींचे हुए हैं। तो ये आदान काल में है, इस समय हमें लंघन करने से नुकसान होगा, वायु कुपित होगी, तो ये लंघन काल नहीं कहा गया। जी थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया। जी मैम। जी ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चर्चा होती है वो ऐसी चर्चा कहीं पर भी नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें रक्त पित्त में विरेचन आदि ऐसा बताएं, ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन आदि का कैसे प्रयोग करना है वो बता रहे हैं।
श्लोक नंबर 5वां। कोई श्लोक पढ़ेंगे और आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा श्लोक? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? वो भी लय में पढ़ना है। आशा, आप पढ़ेंगी? हाँ जी सर। आप सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए ये वाला श्लोक 5वां। लंघन पहले शोधन फिर शमन चिकित्सा कर, ये तो हो गया। अभी रक्त पित्त विरेचना। संतन संतर्पणोत्थ चलिनो बहुदोषस्य साधये ऊर्ध्वमागम रुकिए रुकिए, अब दूसरे लोग को भी बोलने दीजिए आपके पीछे। आधा श्लोक पढ़ के रुक जाइए, फिर से पढ़ दो सर। फिर से पढ़िए और आधा श्लोक पढ़ के रुकना है। जी जी सर, फिर से करती हूँ। ओके। संतर्पणोत्थ बलिनो बहुदोषस्य साधये ऊर्ध्वमार्गं विरेकेण वमनेन त्वधोगतम् ऊर्ध्वमार्गं शमने बृहणश्चे नन्यस्य लंघन लंघ्य बृहणान् वैजी को कर दीजिए संधि बताइए ना। हाँ इसमें बोल रहे संतर्पणोत्तम, संतर्पणोत्तम बलिनो बहुदोषस्य साधयेत् ऊर्ध्वभागं विरेकेण वमनेन तु अधोगतम शमनैः बृहणैः च अन्य लंघनात् लंघ्य बृहणान् अवेद्य च। हाँ, इसका हिंदी में पढ़िए प्लीज आशा जी। बलवान एवं बहुत दोष वाले पुरुष में यदि रक्तपित्त संतर्पण जन्य हो तो ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में विरेचन से चिकित्सा करें, अधोगामी रक्तपित्त में वमन से चिकित्सा करें। दुर्बल एवं अल्प दोष वाले पुरुष में अपतर्पण जन्य रक्तपित्त यदि ऊर्ध्वगामी हो तो शमन चिकित्सा करें, अधोगामी हो तो लंघन चिकित्सा करें, लंघन से उत्पन्न अधोगामी रक्तपित्त में शमन चिकित्सा करें, भ्रूण से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में भी लंघन चिकित्सा करें। सर ये जो आगे बताया है ना चिकित्सा सूत्र, उसी प्रकार से है कि विरेचन में किस रक्तपित्त में विरेचन का कब प्रयोग करना चाहिए और बल दिशा काल के अनुसार कैसे विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करके ऊर्ध्व या अधोग रक्तपित्त में चिकित्सा करनी चाहिए। बाकी सर आप विरेचन बताएंगे। हाँ, आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए, लेकिन पहले टीका पढ़ते हैं। सबसे इंटेलिजेंट कौन है अपने इसमें? आयुष दर्पण पे जो भी है इंटेलिजेंट वो कृपया आगे आइए और हम लोग अब टीका पढ़ेंगे। प्रणाम सर। आप प्रणाम बताइए। मैं पढ़ूं सर? आप पढ़िए, लेकिन मुझे ये थोड़ा बड़ा करने दीजिए। जी। हाँ पढ़िए, आपको 5वां नंबर का श्लोक दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। स्वर्णा जी पढ़िए प्लीज। एक मिनट सर। ऊर्ध्व भाग विरेकेण, यही ना सर? हाँ, लेकिन टीका पढ़ना है। संतर्पणोत्थम बलिनो, संकर्पणोत्थ बलिनो बहुदोषस्य नरस्य रक्तपित्तम ऊर्ध्वगम विरेकेण साधयेत्। इसमें बोल रहे हैं कि संतर्पणोत्थ रक्तपित्त है और बलवान पुरुष है, बहुत दोष है उसमें, और रक्तपित्त जो है वो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, तब इसमें विरेचन से हमें चिकित्सा करना है, ऐसा बोल रहे हैं। संतर्पणोत्थ है, बलवान रोगी है, दोष बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो इसमें नाक से, मुंह से, आंख से, कान से ऐसे रक्त निकल रहा है, कफ वाला है, तो इसमें विरेचन करना है। प्रतिमार्गम च विधीयते ऐसे बोलते हैं, नीचे से निकालना है। अधोगत तु वमनेन साधयेत्। जो अधोग रक्तपित्त है उसमें वमन से हमें चिकित्सा करनी है।
अन्यत् अपतर्पणोत्थ रक्तपित्तं दुर्बलस्य अल्पदोषस्य ऊर्ध्वग शमनैः अधोग गृहणैः उपाचरेत्। अब यहाँ पे एक और कंडीशन बताइए कि अन्य एक कंडीशन ऐसी है कि अपतर्पणोत्थ है, जिसमें मतलब वेट लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, पेशेंट बहुत ज्यादा कृश है, वात प्रकृति का है, ऐसे रक्तपित्त वाले को हुआ है, और वो पेशेंट दुर्बल भी है, अल्प दोष भी है और ऊर्ध्वक भी है, और तो उसमें शमन चिकित्सा देना है, और शमन देना है हमें, वहां पे विरेचन वगैरह नहीं देना है। और अधोग है तो उसमें ब्रीहण देना है हमें, ब्रीहण से गृहणैः हाँ जी गृहणैः वा शमनैः। हाँ, ब्रीहण करें या शमन चिकित्सा करें, ये दो ऑप्शन है। वाह मतलब ऑप्शन है वाह जी। न च इद चिकित्सित निरपेक्ष युञ्चित उत्याह लंघन गृहण वेक्ष च इति। इसमें बोल रहे हैं कि चिकित्सा जो है ना वो एक निरपेक्ष है, यहाँ पे जैसा कंडीशन है उसी हिसाब से करना है, एक ही चिकित्सा नहीं देना है, वहां पे जैसा हमें कंडीशन है वैसा निरपेक्ष, वो अनबायस्ड है, युंजेत्या ऐसे योजना करनी है। लंघनान लंघया बृहणान अपेक्ष, किसको हमें लंघन देना है, किसको बृहण देना है, अवेक्ष मतलब देख के, च इति, इस तरह से हमें चिकित्सा देनी है। लंघनात् उत्पन्नम अधोगम अपि शमनैः उपाचरेत्। इसमें बोल रहे हैं कि लंघन से उत्पन्न जो है रक्तपित्त या फिर अधोग रक्तपित्त है, उसमें हमें शमन का उपचार करना है, शमन देना है। गृहणात् उत्पन्नम ऊर्ध्वम अपि लंघनैः उपाचरेत् इति अर्थ। बृहण से उत्पन्न हुआ जो संतर्पण जन्य है या फिर ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, इसमें हमें लंघन का प्रयोग करना है, ऐसा अर्थ बताए, इति अर्थ। आयुर्वेद आयुर्वेद रसायन शोधयेत् वा अपि वम्य विरेच्य विभागम आह संतर्पणोत्थम इति। अब ये जो श्लोक के शुरुआत आप लोग देखेंगे तो इन्होंने बोला है संतर्पणोत्थ से, तो इसी को ये बोल रहे हैं कि शोधत्वे अपि, शोधन करने के लिए वमन और विरेचन का विभाग कर दिया है, डिवीजन कर दिया है, ऐसा बताया इन्होंने। आगे पढ़िए। अधोगे वमनम ऊर्ध्वगे विरेचनम। हाँ, अधोग रक्तपित्त में वमन देना है, ऊर्ध्वग रक्तपित्त में विरेचन देना है। संतर्पणोत्थ दिश्यम उभयन तुल्य। हाँ, संतर्पणोत्थ है, संतर्पणोत्थ व्याधि है तो इसमें संतर्पणोत्थ है और ऊर्ध्वग है तो इसमें विरेचन देना है, या फिर अपतर्पणोत्थ है या अधोग है तो उसमें हमें वमन देना है, या फिर हमें जैसे कंडीशन है वैसे हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उभयत्र तुल्यम का मतलब है कि संतर्पणोत्थ है कि अपतर्पणोत्थ है, ये दोनों को डिसाइड करके चिकित्सा जो रहती है वो वैसे ही समझ आ जाती है। आगे पढ़िए। साम्यत्वे अपि लंघन साम्य गृहण साम्य विभागमाह शमने गृहणे च इति। हाँ, शमने और बृहणे, ये जो शब्द श्लोक में बताए इसका मतलब ये है कि सामत्वे अपि, शमन करने योग्य, और लंघन साम्य, शमन किसको करना है, लंघन किसको करना है, बृहण किसको करना है, बृहण करके शमन किसको करना है, इस तरह से विभाग किया गया है, ये ऐसा बताया है। अन्यत् अपतर्पणोत्थम अल्पबलस्य च अल्पदोषस्य च। हाँ, अन्य जगह पे ऐसा बोल रहे हैं कि अपतर्पणोत्थ व्याधि है, मतलब जहाँ पे लंघन वगैरह करके कृश पेशेंट है बहुत ज्यादा, अपतर्पणोत्थ व्याधि है, अल्प बल की व्याधि है या फिर अल्प दोष की व्याधि है, वहां पे शमन चिकित्सा देना है। ऊपर वाला जो था वो शोधन के लिए बताया था, यहाँ पे शमन चिकित्सा के बारे में बताया। आगे पढ़िए। ऊर्ध्वग लंघन शमनैः तथा लंघे पुरुषे संतर्पणोत्थ त्वादित्रये सत्यपि गृहणम। हाँ, ऊर्ध्वग है रक्तपित्त तो वहां पे लंघन देना है या फिर शमन देना है, शमेश तथा लंघे पुरुषे, जिसको लंघन देना है वहां पे संतर्पण चिकित्सा देना है। मतलब ये कंडीशन वही है कि घुमा फिरा के वही बार बार बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त है तो हमें लंघन और शमन देना है,
जो जिनका लंघन किया हुआ है तो वहां पे बृहण करना है, संतर्पण करना है। इस तरह से हमें सत्यपि बृहणम, मतलब वहां पे जहां बृहण की जरूरत है लंघन वाले पुरुष को, तो वहां बृहण करना है। आगे पढ़िए। गृहे पुरुषे अपतर्पणोत्थत्वाधिक्रये सत्यपि लंघनम। हाँ, तो बृहण वाला जो पुरुष है वहां पे अब तर्पण वाला चिकित्सा देना है, और यही चीज बताया कि लंघन कहाँ करना है, शमन कहाँ है, वही वही रिपीट कर रहे हैं ये लोग। इसलिए बृहत पुरुष को अब तर्पण आदि दे के और लंघन दे के हमें लंघन कराना है, ऐसे बता रहे हैं। एक ही चीज को रिपीट करने से क्या होता है कि दिमाग में याद हो जाता है, घुमा फिरा के वही वही बात बोल रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं। और कुछ टीका है क्या इसका? नहीं। अब 6वां नंबर का श्लोक। थैंक यू सर। 6वां, थैंक यू आपका। 6वां नंबर का श्लोक हम कल करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। मोनिका मैम, आप ये कर देंगी क्या, रुद्राष्टक? मोनिका मैम। जी सर, जी सर, जी सर। सर आज तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया है सर। आपकी उधर? यहाँ तो बहुत इतनी ज्यादा। गर्मी है। हाँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा हो गया सर। जी जी। हाँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् फुल्लमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घातातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। कितना अच्छा मैम ने बोला है अभी। तो अभी हम ये सेशन बंद करते हैं। हम लोग शाम को अब मिलेंगे, फिर हम लोग कुछ नया चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को। धन्यवाद सर, प्रणाम। प्रणाम सर। थैंक यू, थैंक यू वैद्य, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।